जी आमिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं रिसर्च जर्नल्स क्या होता है। आपने कभी नाम सुना है रिसर्च जर्नल्स का? रिसर्च का नाम तो सुने, रिसर्च जनरल नहीं सुना। अच्छा, न्यूज़पेपर को तो समझना, अखबार क्या होता है। बिल्कुल सर। न्यूज़पेपर आर्टिकल भी समझते होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, न्यूज़पेपर आर्टिकल को क्या मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल बोल सकता हूँ? इसको। जो अखबार में आर्टिकल पब्लिश होता है उसको मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल कह सकता हूँ ना। जी 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 बिल्कुल। जो आर्टिकल जर्नल में पब्लिश होगा उससे क्या कहूँगा? रिसर्च आर्टिकल कह सकता हूँ। जी, जी सर बिल्कुल। ठीक है। पहले तो मोटा मोटा फर्क समझते हैं कि रिसर्च जर्नल पब्लिश करने की ज़रूरत क्या है। मतलब जब न्यूज़पेपर जी सर। अवेलेबल है, मैगजीन अवेलेबल है, तो फिर रिसर्च जर्नल निकालने की जरूरत क्या है? पहले तो इस बात को समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। आपने मार्केटिंग में चीज पढ़ी होगी, टारगेट ऑडियंस, राइट? जी सर। टारगेट ऑडियंस का मतलब समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस मार्केट को टारगेट की जा रही है। जाहिर बात है, जो जी दस जी लाख जी। रुपए की गाड़ी है उसकी टारगेट मार्केट कोई और है, जो 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है उसकी टारगेट मार्केट कोई और है, राइट? जी सर। अब एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो रिसर्चर है, जो एकेडमिशियंस है, जो ये थ्योरीज, न्यू थ्योरीज पे काम कर रहे हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, जब वो कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एक साइंटिफिक रिसर्च को करने के बाद वो उसको रिपोर्ट करना चाहें, तो आपको क्या लगता है जब वो न्यूज़पेपर आर्टिकल में उसको पब्लिश करेंगे तो क्या किसी को कुछ समझ में आएगा? क्या न्यूज़पेपर इस पर्पस की वजह से बन रहा है कि न्यू रिसर्चेस कैसे हुई, उनका डेटा कलेक्शन मेथड क्या था, उनका डेटा एनालिसिस का तरीका क्या था? आप कहेंगे न्यूज़पेपर का पर्पस ये नहीं है, न्यूज़पेपर का पर्पस कुछ और है। इसका मतलब ये है कि जो ये अवेयरनेस हासिल करना चाह रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बंदा ये जानना चाह रहा है कि जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में आजकल क्या हो रहा है, उस फील्ड में आजकल क्या नई रिसर्चेज हो रही हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज कौन कौन सी है, किन थ्योरीज पर काम किया जा रहा है, तो उसके लिए भी जी कुछ सर। करना चाहिए। जी सर। तो उनके लिए क्या होगा? फिर उनके लिए रिसर्च जर्नल्स हैं। ये बात समझ में आ गई? जी सर। बेसिकली हम जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, हम जो साइंटिफिक आर्टिकल लिखते हैं, वो पब्लिश होते हैं रिसर्च जर्नल्स के अंदर। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? जी। तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है? रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल। लिखते कौन है? ये उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट लिखते हैं, ठीक है। जी जी सर। रिसर्च आर्टिकल के अंदर वो ये बताते हैं कि रिसर्च किस चीज से रिलेटेड थी, हमने रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया, हमने डेटा एनालिसिस कैसे किया, ये तमाम डिटेल रिसर्च आर्टिकल के अंदर दी जाती है, ठीक है। जी सर। जी सर। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ना चाहूँ, कोई रिसर्च आर्टिकल देखना चाहूँ, तो कहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। इसमें मोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेंगे रिसर्च आर्टिकल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ढूंढना कैसे है, और बाकी मोटी मोटी बातें। डन? जी सर। चलें। अच्छा सर, ये रिसर्च जर्नल्स, हम्म। ये जर्नलिज्म से जो है मतलब कि निकला है, नहीं नहीं, न्यूज़पेपर का रिसर्च जिक्र जर्नल किया का ना आपने। जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, वही बात आपको समझो, रिसर्च जर्नल साइंटिस्ट लोगों के लिए है, रिसर्चर्स के लिए है। वो आम आवाम के लिए ओके। नहीं होता। इनकी जो वर्डिंग होती है वो तो आम आवाम को समझ ही ना आए। उनकी जो पॉपुलेशन है हम्म। ना, वो टेक्निकल लोग है, साइंटिस्ट ही है, साइंटिस्ट ही लिखते हैं, साइंटिस्ट सर। पढ़ते हैं, रिसर्चर भी लिखते हैं, रिसर्चर भी सर। पढ़ते हैं। वो आम आवाम के लिए नहीं है। आम आवाम के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल है। बात समझ रहे हैं? जी 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 अगर जी। आपने अखबार में भी कभी कोई पढ़ा हो तो उसमें लिखा होता है एक नई तहकीक के मुताबिक ये हुआ। अखबार में ये नहीं बताया जाता तहकीक की कैसे गई थी। अखबार में जी ये नहीं सर बताया बिल्कुल। जाता कि मेथड्स क्या थे। लेकिन रिसर्च आर्टिकल में ये सब बताना जरूरी होता है, क्योंकि जब रिसर्च आर्टिकल ने एक्सेप्ट होना है तो रिव्यूअर है वो ये चीज पढ़ता है कि रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया गया, इसके मेथड ठीक थे नहीं थे, साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया गया नहीं किया गया। हमने जब क्लास कैंपस में क्लास ली थी, आई थिंक हमारी जी फर्स्ट सर। क्लास थी सलीम हबीब में, जब हम वो कंडक्ट कर रहे थे तो हमने साइंटिफिक मेथड बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जी साइंटिफिक जी मेथड जी का जी। मतलब क्या होता है। तो रिसर्च आर्टिकल में जब रिव्यूअर किसी आर्टिकल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना हो ना, तो वो ये सारी चीजें हम्म। देखता है कि इसकी मेथडोलॉजी ठीक थी नहीं थी। तो बेसिकली टेक्निकल होता है, और टेक्निकल लोगों के लिए, मतलब जो फील्ड के लोगों के लिए, उनके लिए होता है, आवाम के लिए नहीं जी होता। जी जी। अच्छा, समझ में आती है? ओके ओके। जी जी जी। मोटी मोटी बातें समझते हैं सर।
अब मिसाल के तौर पर माने एक मैगजीन है, एक फैशन का मैगजीन है, वो क्या अकील करीम डैडी के लिए उसका इंटरव्यू छापेंगे? जी अगर एक फैशन का मैगजीन है तो वो AKD का इंटरव्यू नहीं छापेंगे, क्योंकि वो बिजनेस पर्सनैलिटी है, ठीक है। जी इसी सर। तरह जी सर। शोबिस का मैगजीन है तो वो आतिफ असलम का इंटरव्यू छापेगा। एक बिजनेस का जी मैगजीन है, वो AKD का इंटरव्यू छापेगा। तो जी टेक्निकली सर। आप से कहेंगे हर मैगजीन का अपना एक स्कोप होता है, वो अपने स्कोप से जी बाहर सर। नहीं जाता। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी 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 इसी सर। तरह हर रिसर्च जर्नल का भी अपना स्कोप होता है, ठीक है। सर। वो सही। जी जी पूछे। सर मुझे एक इमरजेंसी हो गई थी, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो जिस तरह मैगजीन का अपना एक स्कोप होता है, इसी तरह रिसर्च जर्नल का भी अपना एक स्कोप होता है, ठीक है। वो सिर्फ वही जी सर। आर्टिकल एक्सेप्ट करता है जो कि उसके स्कोप से रिलेटेड हो। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये एक छोटा सा टेक्निकल मसला है, ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइंसेज है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, एक को हम कह देते हैं सोशल साइंस, ठीक है। दूसरे को हम कह देते हैं नेचुरल साइंस। डन। सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंसेज मतलब जिसमें हमने नेचुरल केमिस्ट्री साइंस। बायो सब डाल दी, ठीक है। जी अब सोशल जी साइंस को मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, चले मैनेजमेंट साइंसेस में, ठीक है। जी बाकी को मैं नहीं लिख रहा, मतलब अभी फिलहाल मैं ह्यूमैनिटीज वगैरह नहीं लिख रहा, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, इसमें से एक ब्रांच का जिक्र किया है, उसका नाम क्या है? जी सर। मैनेजमेंट साइंसेज। डन। जी सर। मैनेजमेंट साइंसेज को फर्दर डिवाइड करता हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और कॉमर्स में। डन। जी सर। ठीक है। तो साइंस कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था? दो हिस्सों में, सोशल दो साइंस हिस्सों और में, नेचुरल सोशल साइंस, और नेचुरल। ठीक है। जी फिर सर। सोशल साइंस फर्दर डिवाइड होता है, ह्यूमैनिटीज में होगा, इकोनॉमिक्स में होगा, मैनेजमेंट साइंसेज में होगा। बाकी सबका नाम मैंने यहाँ जी पे नहीं सर। लिखा, ठीक है, एक का नाम जी लिखा। सर। जी सर। तो एक का नाम है मैनेजमेंट साइंसेज। मैनेजमेंट साइंसेज फर्दर कितने में डिवाइड हुआ? तीन में डिवाइड तीन कर हिस्सों दिया है। में। किसमें? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में, ठीक है। हाँ, जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आके फर्दर डिवाइड होगा, मार्केटिंग में हो गया, जी फाइनेंस में हो गया, बहुत सारी कैटेगरीज है ना। मैनेजमेंट जी सर। HR हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। बस जी चार लिख जी लेते सर। हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और मैनेजमेंट। डन। जी मार्केटिंग आगे फर्दर डिवाइड होगा, एडवर्टाइजिंग के जी अंदर सर। डिवाइड होगा, कंज्यूमर बिहेवियर में डिवाइड होगा, ब्रांडिंग में डिवाइड होगा, डिजिटल मार्केटिंग जी में सर। डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड हो गया, जी सर। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मसला समझिएगा, अगर कोई जर्नल है जिसका स्कोप है एडवर्टाइजिंग का, डन, जी तो जी वो कौन से आर्टिकल छापेगा अपने जर्नल में जिनका ताल्लुक किससे हो? जिनका एडवर्टाइजमेंट से हो। हाँ, लेकिन अगर कंज्यूमर भी, अगर ब्रांडिंग का कोई आर्टिकल है तो हो सकता है वो ना जी एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो कहेगा मैं स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग से हूँ। डन। जी सर। लेकिन एक जर्नल अगर मार्केटिंग का है, जी सर। वो इन तमाम के आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा, जी सर। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सब आ जाता है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी किसी जर्नल को टारगेट करने लगेंगे तो हमें उस जर्नल का स्कोप देखना चाहिए कि वो किस किस चीज़ को कवर करता है। अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन उनके स्कोप में नहीं आता तो वो उसको एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। अब वो लोग कहते हैं देखो ये मार्केटिंग का जर्नल है, मेरा आर्टिकल भी मार्केटिंग का, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह ये है, वो इस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। क्या जो मार्केटिंग का जर्नल है क्या वो फाइनेंस के आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर। क्या वो HR के आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर। मैनेजमेंट के करेगा? नहीं सर। नहीं। लेकिन एक जर्नल है जो कि क्लेम करता है मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ, जी तो सर। क्या वो मार्केटिंग के आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा? जी सर। फाइनेंस के? जी सर। HR भी करेगा, जी सर। मैनेजमेंट भी करेगा, राइट? जी सर। तो मार्केटिंग कर रहा है तो मार्केटिंग के अंदर जितने आते हैं सब करेगा। जी सर। फाइनेंस के अंदर जो जो आता है, पोर्टफोलियो आता है, स्टॉक आता है, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स, सब करेगा। जी जी बिल्कुल सारे करेगा। HR के अंदर चाहे लीडरशिप आता है, चाहे रिक्रूटमेंट आता है, चाहे सैलरी एंड कंपनसेशन आता है, सब करेगा।
सब करेगा। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप और बड़ा हो गया, राइट। जी सर। लेकिन क्या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर। लेकिन एक जनरल मैनेजमेंट साइंसेस का है, जी सर। तो वो बिजनेस भी करेगा, पब्लिक भी करेगा, कॉमर्स भी करेगा। कॉमर्स भी करेगा बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिख देता हूँ। अब सोशल साइंस में हमारे तीनों आ गए। जी मैथमेटिक्स लिख सर। देता हूँ, यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। जी सर। और जी सर। इस्लामिक स्टडीज भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मसला ये है, जो मैनेजमेंट साइंसेस का जनरल है, क्या वो मैथ्स के आर्टिकल ओके करेगा? नहीं करेगा। इस्लामिक स्टडीज के आर्टिकल ओके करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो सोशल साइंस का है वो सब ओके करेगा। वो सब करेगा बिल्कुल। वो सोशियोलॉजी भी करेगा, ठीक है। ह्यूमैनिटीज भी करेगा, इकोनॉमिक्स भी करेगा, क्योंकि उसके स्कोप में सब कुछ आ जाता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये है कि हर जर्नल का अपना एक स्कोप होता है। वो अपनी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ का स्कोप बिल्कुल सर। ब्रॉड है, कुछ का स्कोप नैरो है। तो जब भी हम एक आर्टिकल लिखेंगे, उसे पब्लिश करवाने जाएंगे, तो हम पहले जर्नल का क्या देख लेंगे? स्कोप देखेंगे, ठीक है। जी। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अब एक वर्ड यूज किया जाता है, पब्लिश और पेरिश। मतलब क्या हुआ? पब्लिक और पब्लिश और पेरिश मतलब क्या है? पब्लिश तो वो होते हैं ना जो पब्लिश किया आर्टिकल पब्लिश किया जाता है पेरिश का न्यूज़पेपर मतलब क्या है? मैगजीन या मतलब बुक में। तबाह बर्बाद, हलाक होना, खत्म होना। मतलब क्या है? जब भी कोई रिसर्चर कोई रिसर्च करता है, जब भी किसी थ्योरी पे काम करता है, तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी? कि दुनिया उसे को मेरी पब्लिश रिसर्च करवा के बारे में पता चले, राइट। पता चले बिल्कुल। अगर कोई आर्टिकल पब्लिश ही नहीं हुआ, तो आपने एक मुहावरा सुना हुआ, जंगल में नाचा मोर किसने देखा? ये बात समझ रहे हैं? दोबारा बताइएगा। आपने एक मुहावरा सुना होगा, जंगल में नाचा मोर किसने देखा? किसी ने नहीं। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर जंगल में मोर नाच भी रहा है, कोई देख नहीं रहा, तो क्या फायदा? बात समझ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, तो अगर कोई फायदा आपने नहीं एक बिल्कुल। आर्टिकल लिख भी लिया, आपने एक रिसर्च कंडक्ट कर भी दी, और दुनिया को उस बारे में पता नहीं चला, तो फिर उस तो रिसर्च कोई फायदा को क्या नहीं। फायदा? तो जब भी कोई कोई फायदा नहीं। एकेडमिशियन, जब भी कोई रिसर्चर कोई रिसर्च कंडक्ट करता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है दुनिया को पता चले। अच्छा, दुनिया को पता बिल्कुल कैसे बिल्कुल। चलेगा? जब वो पब्लिश करेगा कहीं पे। जी सर बिल्कुल। अब जो एक मूवी मेकर है, उसने कोई आइडिया दुनिया को बताना होता है, वो मूवी बनाता है। कोई शायर होता है, वो शायरी लिखता है, ठीक है। कोई जी सर। ड्रामा बना जी देता सर। है। जो सिंगर है, वो गाना बना देता है। अच्छा, जी जो सर। एडिटर है, वो अखबार में एक आर्टिकल छाप देता है। रिसर्चर क्या करे? रिसर्चर अपने अपने अपनी रिसर्च दिखाता है। कहाँ दिखाएगा? रिसर्च अपनी पब्लिश करवाएगा सर। हाँ, ये इसका आंसर है। तो इससे जी रिसर्चर ने सर। कोई चीज दिखानी होती है, वो रिसर्च जर्नल में अपना आर्टिकल पब्लिश करवाता है, राइट। आर्टिकल पब्लिश करवाएगा तो बिल्कुल। अगर मैंने एक पूरी रिसर्च कंडक्ट की है, वो कहीं पे पब्लिश नहीं हुई, तो उसका होना ना होना बराबर है, कोई फायदा नहीं हुआ, जी ठीक है। सर बिल्कुल पब्लिश करवाना बिल्कुल। इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब वो पब्लिश करेगा, तो दुनिया तक वो बात पहुंचेगी, दुनिया पढ़ेगी, तो दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ है। डन। बिल्कुल। ये पब्लिश वाला और ये सारे जर्नल के स्कोप का मतलब समझ में आ गया। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अब एक पॉइंट किया है, मिसाल के तौर पे आपने एक बुक लिखी है, अब आप बुक पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे एक बात जी सर। बताएं, पाकिस्तान में एक पब्लिशर है पेटी वाला, नाम सुना है? पेटी वाला। पेटी वाला एक पब्लिशर है। आपकी बुक पेटी वाला पब्लिश कर रहा है। दूसरा एक पब्लिशर इंटरनेशनल है, मैकग्रिल के नाम से। एक पब्लिशर है सही। ऑक्सफोर्ड प्रेस के नाम से, ठीक है। जी तो जी मुझे जी 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 जी। आपको क्या लगता है, आपकी ख्वाहिश क्या है कि कहाँ कौन पब्लिश करे? जो आपकी सबसे ख्वाहिश ज्यादा होगी जो इंटरनेशनल बंदा है वो पब्लिश करे, ताकि आपकी ऑडियंस इंक्रीज हो, ताकि आपकी सर्च ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपको ये जी सर। पाकिस्तान में अगर पेटी वाला ही पब्लिश की, तो उसकी एक्सेस बहुत कम होगी। इंटरनेशनल जी लेवल सर। पे पब्लिश हुई, तो पूरी दुनिया देखेगी, उसकी एक्सेस बढ़ेगी। पूरी दिन। जी सर। जरा जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं, तो रिसर्चर की ख्वाहिश होती है जो दुनिया के टॉप जर्नल्स है, जो अच्छी जगह से पब्लिश हो रहे हैं, वहां से पब्लिश हो। समझ रहे हैं? अगर मेरी जी बुक सर। अमेजोन पब्लिश पे पड़ी हुई है, तो ज्यादा दुनिया तक पहुंचेगी। क्लियर है? जी सर। तो जर्नल्स में भी कैटेगरीज होती है, ये अच्छे जर्नल है, ये बुरे जर्नल है। तो हमारी ख्वाहिश होती है जो दुनिया के टॉप जर्नल्स है, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, हमारे आर्टिकल वहां पे पब्लिश हो, राइट। जी जी जी। अगर मेरा मार्केटिंग का आर्टिकल है, तो मार्केटिंग के लाखों करोड़ों जर्नल्स है, ठीक है। तो मेरी जी सर ख्वाहिश बिल्कुल। होगी दुनिया का जो टॉप जर्नल है वहां पे पब्लिश हो। अगर वहां पे नहीं हो सकता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं लेवल डाउन करता रहूंगा कि पाकिस्तान के टॉप जर्नल में तो पब्लिश हो कम से कम।
ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। जी सर। तो जर्नल में तमाम जर्नल बराबर नहीं होते, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा, यहाँ तक क्लियर है? सर। जी सर। तो जर्नल की भी रैंकिंग होती है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। डन। बिल्कुल सर। आगे चलें। जी सर। तो हमने ये डिसाइड किया कि हर फील्ड के अंदर जर्नल्स होते हैं और सब जर्नल बराबर नहीं है, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। ठीक है। जी जी जी। अब सवाल ये उठता है, हमें कैसे पता चले? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माने आप एमबीए करने गए, जब आपने एमबीए करने जाना था तो एमबीए के लिए आपने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी थी। अब माने एक यूनिवर्सिटी है, अब उसके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ पीएचडी पूरे होने चाहिए और बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। एक जी सर। आम शख्स जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है वो ये तमाम चीजें नहीं देख सकता। तो गवर्नमेंट जी ने सर। क्या किया, गवर्नमेंट ने एक अदारा बना दिया एचईसी के नाम से। ठीक है। जी सर। एचईसी ने कहा कि भाई आप लोग ये तमाम टेंशन मत लें, ये तमाम टेंशन हम लोग ले लेते हैं। जब भी कोई नई जी यूनिवर्सिटी सर। बनेगी, यूनिवर्सिटी हमारे पास एप्लीकेशन डालेगी, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, हम उनकी तमाम रिक्वायरमेंट देखेंगे, हम देखेंगे क्या ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते। अगर एचईसी को लगता है यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक है तो एचईसी कहती है कि हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं ये जी सर। एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। तो इसका फायदा जी ये सर। होता है कि जब हमने एडमिशन लेना होता है तो हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, हम बस ये चेक करते हैं कि क्या वो एचईसी की रिकॉग्नाइजेशन की लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो जी एचईसी सर। की लिस्ट में आ जाता है तो इसका मतलब है हम यहाँ से डिग्री ले सकते हैं। अगर वो एचईसी की लिस्ट में नहीं है तो हम कहेंगे अगर हमने डिग्री ले भी ली तो कोई फायदा नहीं है। ये बात समझ तो में कोई आती है? फायदा नहीं। बिल्कुल सर। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री ले जो एचईसी रिकॉग्नाइज है, और एचईसी का अपना हम्म। क्राइटेरिया होगा। राइट। जी सर। ये बात समझ में आ गई? इसको जी और सर बात बिल्कुल। करते हैं। इस तरह होती है एक्रीडिटेशन बॉडीज। जैसे इंजीनियरिंग के लिए एक बॉडी है पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक है। जी सर। जी सर। बीबीएमबीए के लिए भी एक बॉडी होती है निबैक के नाम से। इस तरह एक सही है। इंटरनेशनल बॉडीज होती है। अब मिसाल के तौर पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे आप पाकिस्तान में लम्स ले लें, आईबीए ले लें, सलीम हबीब ले लें, आईयूएम ले लें, ये लोग क्या जी करते सर। हैं, ये लोग इंटरनेशनल बॉडी से अपनी एक्रीडेशन करवाते हैं। ठीक है। जैसे डबल एससी से सही। एक्रीडेशन करवाएंगे, फायदा क्या है? जैसे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ लम्स है जिनकी डबल एससी से एक्रीडेशन हुई हुई है। अब कराची की हम्म। डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो कोशिश करिए कि उनकी भी एक्रीडेशन हो। जब होता क्या है, अब वो इंटरनेशनल हम्म। एक्रीडेशन एक क्राइटेरिया है, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी से कि आप ये तमाम चीजें करेंगे तो हम आपको एक्रीडेशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बहुत लंबी बहस है। मेरा पर्पज वो जी सर। क्राइटेरिया समझाना नहीं है। मेरा पर्पज ये है कि यूनिवर्सिटी क्यों चाह रही कि वो एक्रीडेशन करवाए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी हम्म। एक्रीडेशन करवा ली तो यूनिवर्सिटी इस बात पे मार्केटिंग करेगी कि हम बाकी यूनिवर्सिटी से बेहतर है, हमारी जी क्वालिटी सर। ऑफ एजुकेशन बेहतर है, तभी तो हमें ये एक्रीडेशन मिली है। ठीक है। हम्म। अच्छा, वो जो बॉडी है ना, वो उनको एक्रीडेशन देगी ही नहीं जब तक उनकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। राइट। जी बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी तमाम क्राइटेरिया मैच करेगी तब वो एक्रीडेशन देगी। इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ने जी अपनी सर। क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। वो लोग कहते हैं हमारी तरफ से इसको लाइसेंस मिल गया, ओके की रिपोर्ट है। और वो फिर इस बात जी को सर। मार्केटिंग करेंगे कि देखो फला इंटरनेशनल बॉडी ने हमें एक्रीडेशन दी है तो हमारी एजुकेशन हम्म। बाकियों से बेहतर है। राइट। जी ये बिल्कुल। आपने नाम सुना हुआ आईएसओ सर्टिफिकेशन, 800 सर्टिफिकेशन, 1800 सर्टिफिकेशन, 4000 सर्टिफिकेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल की सर्टिफिकेशन है, वो यही है। जी सुनो। जब एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचने से पहले कहती है कि हमारे पास आईएसओ 4000 सर्टिफिकेशन है, तो बेसिकली वो क्या कह रही है कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किए गए थे, हमें एक लाइसेंस दिया गया है। आप समझिए ये हम्म। लाइसेंस है। आपको जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो उसने बेसिकली एक एक्रीडेशन का सर्टिफिकेट दे दिया है। वो कहते हैं हम जी सर। सबूत देते हैं इस बात का कि इस बंदे को ड्राइविंग करना आती है। राइट। जी सर। लेकिन एक आदमी जितना भी अच्छा ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस नहीं है तो लोग उसको ड्राइव नहीं करने देंगे ना। इस तरह की जी यूनिवर्सिटी सर। के पास जब तक एक्रीडेशन नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि उसकी डिग्री को माना नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो आप देखें दुनिया की तमाम अदारे इसी बेस पे चल रहे हैं। जब भी कोई अदारा बनता है तो उसने कहीं ना कहीं से जी। अप्रूवल लेना है कि भाई सब जी सर। ओके है। यहाँ तक ये सारा कंसेप्ट बैंक। क्लियर होता है। बिल्कुल सर, जैसे बैंक की मिसाल ले लेते हैं, बैंक की स्टेट बैंक मिसाल हमें लाइसेंस स्टेट देते हैं। बैंक से लेना पड़ता है कि स्टेट बैंक जी के सर। ना हम जिम्मेदार है, ये लोग फ्रॉड नहीं करेंगे, ये लोग भागेंगे नहीं, आपका जी पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे, हम पीछे खड़े हैं। बिल्कुल right? सर। जी सर बिल्कुल। यही शायद जर्नल्स में है। तो सही जर्नल सही। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छी सी रिकॉग्नाइज होते हैं, कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो अच्छी सी रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो आप मुझे बताएं नहीं। कहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करने का फायदा है? जी जी जी। बताएं जो कहाँ। रिकग्नाइज्ड हो। जो हाँ, जो रिकग्नाइज्ड हो। जो रिकॉग्नाइज हो, सही बात बोली आपने।
तो जी बेसिकली सर, हमें किसी भी जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करने से पहले क्या देखना चाहिए कि वो अच्छी से कि ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है। या है या नहीं है। अब जी देखिए सर, आपको स्क्रीन शो बिल्कुल। हो रही है मेरी, जी सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HJRS। क्या लिखा है मैंने? HJRS। HJRS का मतलब क्या है? ये देखें आ गया। ये HSC की तरफ से पूरा डेटाबेस बना हुआ है, इसके अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किसी भी जर्नल का नाम डाल के कि वो अच्छी से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। डन। जी सर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ जर्नल ऑफ मार्केटिंग, जर्नल ऑफ मार्केटिंग लिख देता हूँ। मार्केटिंग। ठीक है, आ गया। सर्च करते हैं। अच्छा, जर्नल नेम के आगे आपको ये देखें, इसने इसकी डिटेल दे दी। ये इसका ISN नंबर है, ये इसका कंट्री है, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसकी। ठीक है, फिर देखें उन्होंने गोल्ड प्लांटेनियम ये सब भी बनाया हुआ है। ये सब समझाता हूँ ये सब क्या होता है। ठीक है, डिस्कस जी। करें। ये जर्नल नेम के साथ इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? ISN नंबर। क्या नंबर दिया हुआ है? ISN नंबर। ISS है, ISSN नंबर। डन। जी जी, ISSN। आप समझ लें ये आपकी गाड़ी का प्लेट है, मतलब सही। दो टोयोटा हो सकती है, एक एक ही कलर की, लेकिन गाड़ियों का जी नंबर सर, सेम। नहीं हो सकता। जैसे बच्चे को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जैसे आपका नाम है मोहम्मद आमिर, तो मोहम्मद आमिर नाम के बहुत जी, सारे लोग हो सकते हैं, पर एक बहुत सारी हैं। सेम रजिस्ट्रेशन लेकिन नंबर नहीं हो रोल सकता, नंबर, राइट? रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, बिल्कुल। इसी तरह प्रॉब्लम ये होता है कि हर जर्नल को एक ISN नंबर दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? सही। जी तो जी। वो सिर्फ उसी का होता है और किसी का नहीं होगा। सही। ठीक है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जनरल के नाम से सर्च नहीं करते, क्योंकि ना यहाँ पे दो नंबरी भी बहुत होती है। लोग क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर माने आपका एक ब्रांड है मोबाइल का, तो लोग कॉपी कैट ब्रांडिंग करते हैं ना। लोग सेम ब्रांड जी से सर। अपना प्रोडक्ट निकाल देते हैं ताकि लोगों को धोखा मिले। लोग अच्छे ब्रांड के जी चक्कर सर। में हमारा ब्रांड खरीद लेंगे, ये होता है ना। जी। जी सर, तो ये बिल्कुल। काम जनरल में बहुत कॉमन है। लोग क्या करते हैं, जितने भी टॉप जनरल होते हैं उनके नाम से अपने जनरल निकालना शुरू कर देते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और उनसे पैसे लेके आर्टिकल जी खरीदेंगे। तो फिर हमारे लिए बेहतर क्या है, हम लोग क्या सर्च करें? ISSN नंबर। डन हो गया। सर। जी सर। हम जनरल के ISN नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ये क्लियर होगी क्या बात? जी सर। अच्छा, अब कुछ जर्नल होते हैं जो हार्ड कॉपी में भी निकलते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। कुछ जर्नल होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, राइट? जी। अब ये बात भी समझ लें, कुछ जर्नल ने अपनी हार्ड कॉपी का ISS नंबर अलग लिया हुआ है, डिजिटल का अलग लिया हुआ है। समझ रहे हैं? जी। तो कुछ का सेम होता है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं हमारे सही। जो डिजिटल वर्जन है उसका लाइसेंस नंबर कुछ और है और जो हार्ड कॉपी उसका लाइसेंस नंबर कुछ और है। क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। तो ये ISN नंबर वाला मसला क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, अब माने कि आपने एक आर्टिकल लिखा मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, ये पब्लिश कर दिया। ISSN का स्टैंड फॉर क्या है? ये मुझे रिकॉल करने दें कि मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं अभी आपको रिकॉल करके बताता हूँ। जी, अब ये मैं, शायद कहीं पे देखा था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा मुझे भी। हाँ बेसिकली बस ISN नंबर सोचने दे मुझे, क्या था ये, इंटरनेशनल करके कुछ था। आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर करके समथिंग था। जी क्योंकि सर। आपका सीरियल नंबर होता है ना ये। जी मुझे सर। कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, तो ISSN यही था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। सही है। ठीक है, मैं कंफर्म जी करके सर। भी आपको व्हाट्सएप के ना मैसेज ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ओके। क्योंकि सही मैंने है सर। बहुत साल पहले देखा था, तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वो यही था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। जी सर। ठीक है, चलें आगे। ठीक। जी आप सर। समझे लाइसेंस प्लेट की तरह है, सबका सेम नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आगे बढ़ें। जी सर। यहाँ तो कोई सवाल है, पूछें। क्लियर है सर। चलें, अब सवाल ये उठता है कि आपका भी आर्टिकल पब्लिश हो गया, मेरा भी हो गया। पब्लिश हो गया, दोनों में फर्क क्या है? बताएं। आपका भी पब्लिश हो गया, मेरा भी पब्लिश हो गया, दोनों में फर्क क्या है? सर, फर्क हम देखेंगे, आपने कहाँ से पब्लिश करवाया, मैंने कहाँ से पब्लिश करवाया। नहीं नहीं, दोनों, हाँ चलें, दोनों का HEC रिकॉग्नाइज है। अब बताएं, आपका भी HEC रिकॉग्नाइज में पब्लिश हुआ है, मेरा भी HEC रिकॉग्नाइज में पब्लिश हुआ है। अब फर्क कहाँ रहा?
सर आपकी रिसर्च कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी। नहीं नहीं, इसमें अब पॉइंट ये है कि इसमें कैटेगरी है WXYZ। डन। जेड, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी कैटेगरी W मानी जाएगी। सही है सर। ये बात क्लियर हो गया। जी सर। तो मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है W कैटेगरी में, आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है X कैटेगरी में, तो ज्यादा अच्छा किसका कंसीडर किया जाएगा? डब्ल्यू वाला आपका। W कैटेगरी माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। जी। पहले Z भी हुआ करती थी, अब HEC ने Z को खत्म कर दिया है, अब WXY तक बात आ गई है। जी सर। अब इश्यू ये है कि HEC ने ना इसका प्रमोशन के क्राइटेरियाज बनाए होते हैं कि अगर सही है किसी सर। बंदे ने असिस्टेंट से एसोसिएट बनना है, किसी बंदे ने HEC अप्रूव सुपरवाइजर बनना है कुछ, तो HEC के क्राइटेरियाज होते हैं कि आप कितनी पब्लिकेशन W में होनी चाहिए, आप कितनी जी पब्लिकेशन X में होनी चाहिए, आप कितनी पब्लिकेशन Y में होनी चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। तो ये HEC की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आपका कोई प्रमोशन नहीं पॉसिबल। सही। मतलब ये समझिए कि W कैटेगरी बेहतर मानी जाएगी किससे? एक्स से। X से, फिर Y हो गया, फिर Z हो गया। डन। जी सर। इसमें देखें, हमने जो जर्नल ऑफ मार्केटिंग को सर्च किया था, ये किस कैटेगरी का जर्नल है? ये डब्ल्यू क्या है सर? W कैटेगरी का है, तो सबसे बेहतर कैटेगरी है। डन। जी। जी सर। इसमें एक और बहस करते हैं। अब माने आपका भी W में पब्लिश हो गया, मेरा भी W में पब्लिश हो गया, अब बताएं कौन बेहतर है? अब तो दोनों बेहतर है। अब दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं है? जी सर। फिर भी कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे माने कि आपका वेट है 90 किलो, मेरा वेट है 95 किलो, दोनों ओवर वेट है, लेकिन अब फिर भी हमारे पास केजी की बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि ज्यादा ओवर वेट कौन है। जी सर बिल्कुल। अब इसके मल्टीपल क्राइटेरियाज है। अक्सर लोग इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है, उसका नाम है इम्पैक्ट फैक्टर। क्या वर्ड है? इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर। तो लोग कहते हैं जिसका IF ज्यादा है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा है, उतना अच्छा वो जर्नल माना जाएगा। ये बात समझ में आती है? सही है। ये कैसे चेक करते हैं हम? ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइटेशन। ये बेसिकली हर जर्नल का दिया होता है, आपने मैनुअल सही है। कैलकुलेट नहीं करना। पिछले साल उसकी जितनी साइटेशन रही है वो डिवाइड होती है नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश के साथ। पॉइंट ये दिया सही है। होगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं ये कि अभी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं जनरल मार्केटिंग को सर्च करना भी, तो यहाँ पे मैं गूगल पे जी। लिखूंगा, ये देखें, जर्नल ऑफ मार्केटिंग इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। हर साल जी। का कैलकुलेट किया जाता है। इस साल का देखिए, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या निकला है? 15.36050 5 ईयर का 17.74, राइट। सही। सर ये सेम लाइक जैसे रेटिंग होती है इस तरह से। हाँ, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है, आप अभी HEC की वेबसाइट देख रहे हैं ना? जी सर। तो HEC वेबसाइट पे एक और इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, JPI का, ठीक है। जी सर। पहले आप इम्पैक्ट फैक्टर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद JPI पे आते हैं, ठीक है। सही है। ठीक है सर। तो इम्पैक्ट फैक्टर से हम क्या डिसाइड करेंगे? इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा ठीक होना है। अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है? ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर उतना उतना अच्छा। उतना ज्यादा। ठीक है, आगे ठीक। चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ HEC वालों ने, कहाँ गया ये क्लिक जी, इन्होंने दिया हुआ JPI। क्या दिया हुआ है? जीपीआई। जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स दिया हुआ है। ये इसके थ्रू डिसाइड करते हैं, जितना ज्यादा होगा जी उतना सर। अच्छा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जी सर। तो JPI की वैल्यू, अब मैक्सिमम माने मैं 100 आपको और जनरल दिखाता हूँ W कैटेगरी का जिसका JPI 95 है, तो फिर 98 95 से बेहतर माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अब अब पॉइंट ये है कि जो YX और W है ना, उसका क्राइटेरिया JPI ही है। जैसे बिजनेस रेपुटेशन के सर, अंदर वो क्या करते हैं, जिसका स्कोर 42 से कम है और 21 से ज्यादा उसको X बोलते हैं, जो 21 से कम है उसको Y बोलते हैं, जो 42 को क्रॉस कर देगा वो W हो गया। ये समझ रहे हैं? जी दिखाता हूँ सर। आपको, जी वरना सर। आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, जनरल सर्च चाहते हैं, ये डिसिप्लिन वाइज लिखा हुआ है। अब ये जी देखें, सर। अब डिसिप्लिन वाइज, अब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे किसके जर्नल चाहिए, ये देखें तमाम डिसिप्लिन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर साइंस को कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट साइंसेज दिखा आपको, मैनेजमेंट साइंसेज जी सर बिल्कुल। दिया क्लिक। यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज में कहता हूँ तमाम सब्जेक्ट, देखिए इसमें अलग अलग दिया हुआ है, मार्केटिंग फाइनेंस सब दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा मुझे तमाम चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट जी साइंस के सर। तमाम सब्जेक्ट रिफ्रेश कर दूँ इसको।
ये जी मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखें। ठीक है। वन एक सेकेंड, अब जी ये सर। देखिए 1638 जर्नल्स अवेलेबल है, राइट। जी अब इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये देखें मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जिनका जेपीआई है ही नहीं, उसको क्या नंबर दिया हुआ है? वाई। वाई। अब देखते रहेगा। अब अगर मैं पेज नंबर 10 पे आ जाऊं, अब ये सारे जर्नल्स मैंने असेंडिंग में किए थे ना। जी अब ये देखें जेपीआई 2 वाले आ गए, आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी बढ़ती जा रही है। जेपीआई 5 वाले जी आ गए, क्लियर होगी लॉजिक। जी जी जी। जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, 21-22 पे जाके ये एक्स हो जाएगा। सही। मतलब जो इनका क्राइटेरिया वो 21 या 22 है इनका क्राइटेरिया। ये 21 जी 22 जी तक वाई रखेंगे, उसके बाद ये एक्स कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर जी सर। डिसिप्लिन में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। अब ये देखें, अभी 21 पे एक्स आ गया। 21 पे एक्स आ गया जी। देखते हैं 20 पे क्या था। हाँ 20 तक वाई। वाई है, 21 पे क्या हो गया? 21 से एक्स। अच्छा, अब मैं एग्रीकल्चर पर जाऊंगा तो वहां पे नंबर चेंज हो जाएंगे, ये बात समझ रहे हैं? जी वहां पे सही जी। एक्स पॉसिबल है किसी और नंबर पे जाके हो। अब क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट साइंसेज का हूं, तो मुझे अपनी फील्ड का पता है कि भाई 21 पे आके एक्स बनना है, क्लियर। जी अच्छा, सर। ये क्राइटेरिया इसलिए भी होना चाहिए कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कोई रिसर्च जर्नल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी को वाई कैटेगरी से एक्स कैटेगरी में लेके जाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत करूंगा, स्कोर को कहाँ तक लेके जाऊंगा, तो वो एक्स में आ जी जाएगा, सर। समझ रहे हैं? तो इसके जी पॉइंट सर। कैलकुलेट किए जाते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? सही। जी सर बिल्कुल। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, ये 42 पे आके ना डब्ल्यू कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। हाँ, एक सेकंड देख लेते हैं 41 42 पे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको? आप इसको जी सर। एक्सपोर्ट करके एक्सेल की फाइल भी अपने पास बना सकते हैं। सही। ठीक है। इसमें कुछ मोटी मोटी बातें और सीख लेते हैं जनरल के अंदर। हम्म, ये तकरीबन 40 पे ये अपग्रेड होगा। 42 पे या 40 पे हो जाना चाहिए। 41 से। हाँ, उसके बाद अच्छा इसमें ये हो गया। हाँ, आई थिंक ये 42 आ गया अभी से। 58 पे देखते हैं, 37 है, और 39 पे भी नहीं हुआ। जी, ये 43 पे जाके होगा। 42 तक एक्स है जी। 44 पे इनफैक्ट, 44 पे 44 डबल हो से। रहा है। ठीक है। जी तो अगर आपने टॉप जर्नल देखना है, तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको डिसेंडिंग में ले आए, ठीक है। ये जी देखिए, सर। जो सबसे ज्यादा वाला है ना, वो टॉप पे आ जाएगा। क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। अब आप कहते हैं कि भाई मैं हूँ, हाँ, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग का है, इसे मार्केटिंग को सिलेक्ट कर दें, इसको रिफ्रेश जी कर दें। अब सिर्फ और सिर्फ वो जर्नल आएंगे जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और मार्केटिंग में सबसे अच्छा जर्नल कौन सा है? जर्नल ऑफ ये पहला मार्केटिंग। फर्स्ट ठीक जनरल है, ऑफ मार्केट है। जो हमने सर्च किया था, ये प्लांटेनियम कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। जी सर। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो आपको ये HJRS की वेबसाइट भी यूज करना आ गई होगी। एक सेकंड में ये जरा लिंक नोट कर लेता हूँ, ये बहुत काम है। HJRS, ये लिखा हुआ एच HCC ए जनरल रिकॉग्निशन सिस्टम। आर एस। H का जी मतलब हो सर। गया HCC, जी सर। और J का मतलब जर्नल हो गया, R रिकॉग्निशन हो गया, S सिस्टम हो गया। जी सर। ये HJRS का पूरा मसला क्लियर हो गया। जी सर। तो हमने जब भी, अच्छा मजे की बात है, हर जर्नल की भी अपनी वेबसाइट होती है। कुछ जर्नल होते सही। हैं जो कि पेड होते हैं, कुछ जर्नल होते हैं जो फ्री होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, ठीक है। इस जर्नल के सही। लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब जैसे जनरल सही। मार्केटिंग है ना, अब हमने गूगल पे सर्च किया होता जनरल मार्केटिंग को, ये मैं जनरल मार्केटिंग की वेबसाइट पे चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पे ऑथर गाइडलाइन का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जी यहाँ सर। पे इसके अंदर ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल का एम है, स्कोप, जो हमने ये लेक्चर के शुरू में एम डिसाइड एंड करें, याद है? जी सर। तो इसमें जाके पहले मैं स्कोप पढ़ूंगा, डिसाइड करूंगा जो आर्टिकल मैंने किया है, जो रिसर्च मैंने की है, क्या स्कोप मैच करता है नहीं करता, एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? सबमिशन गाइडलाइन। गाइडलाइन।
ये ऑथर्स के लिए गाइडलाइन है। सबमिट करने से पहले उसको ये पढ़ना चाहिए, इसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये कहते हैं कि हम सही। कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, इसमें स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, और हम लोग कितने पैसे चार्ज करेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना। जैसे आप समझे, आप वीजा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट का फॉर्म डाउनलोड करते हैं ना, अगर आपकी जी एक भी सर। रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो आप जी सर। आर्टिकल चाहे जितना भी अच्छा है आपके साथ, चाहे जितनी भी अच्छी है आपने इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर पूरा नहीं किया तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में जी आती है? सर। जी सर। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो फिर सबमिशन होगी, सबमिशन के बाद देखा जाएगा एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, ये तमाम चीजें। जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। तो हमने वहां से पहले ये डिसाइड कर लिया एचजीआरएस से कि हम जनरल कौन सा चूज कर रहे हैं, कि हम जनरल की जी। साइट पे आएंगे, उससे गाइडलाइन पढ़ेंगे। ठीक है? जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या इससे अब आगे और डिटेल डिस्कस करें? जी आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि मीटिंग एंड होने वाली है और तकरीबन इसके ऊपर भी 20-25 मिनट की चीजें मुझे और शेयर करनी है। तो दोबारा से मीटिंग सही ज्वाइन है। करते हैं, फिर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ओके। ठीक है, चले, हमने एचजीआरएस वेबसाइट डिस्कस कर लिया, अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी जनरल में सर। एक वर्ड यूज होता है वॉल्यूम नंबर। रिपीट करें, क्या होता है? वॉल्यूम नंबर। वॉल्यूम नंबर। ये क्या शो करता है? ये शो करता है एज। ये बात समझ में आ गई? जी। एज का मतलब क्या है? लाइफ, उम्र। हाँ, कि ये कितने सालों से निकल रहा है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। कि अब मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसमें एक और चीज समझाता हूँ आपको। आपको पता है ना कुछ मैगजीन है जो महीने में एक दफा आते हैं? हेलो? जी सर। जी जी जैसे सर। जियो का एक मैगजीन आता है, हर साल के शुरू में जियो बनाता है ना कि 2020 कैसा होगा, 2021 कैसा होगा। वो मैगजीन साल में एक दफा आता है। ठीक है। कुछ सही मैगजीन सही होते हैं जो सही। साल में 2 दफा आते हैं। कुछ मैगजीन होते हैं जो साल में 4 दफा आते हैं, क्वार्टरली आते हैं। कुछ होते हैं हर महीने आते हैं, कुछ होते हैं हर हफ्ते आते हैं। तो हम जी ऐसे सर। मैगजीन को कहते हैं ये वीकली है, ये मंथली है, क्वार्टरली है, बाय एनुअली है, एनुअली है, ये तमाम वर्ड हम यूज करते हैं। जी सर। यही काम हम जर्नल में यूज करते हैं। तो जर्नल एनुअली भी हो सकता है, मतलब क्या इसका? इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है, आता कितनी दफा है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो एनुअल जी का सर। मतलब क्या होगा? बोले, एनुअल का मतलब क्या साल होगा? में एक दफा। हर साल में, हाँ, हर साल में एक दफा। सालाना, साल में। साल में एक दफा निकलता जी। है। ठीक है। और बाय एनुअली जी। का मतलब क्या होगा? साल में सॉरी, दो किसका? दफा। बाय एनुअली का मतलब क्या होगा? साल में। हाँ, साल में 2 दफा। और क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? साल में 4 दफा। साल में 4 दफा। ठीक है। और इसी जी। तरह भी मंथली का भी मतलब होगा, सबके अपने अपने मतलब होंगे। डन। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि माने कि आपका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। ठीक है। मैं गूगल पे जी। सर्च करता हूँ। ठीक है। गूगल पे मैं लिख लेता हूँ गूगल स्कॉलर। माने कि मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल सर्च करता हूँ। हाँ। हाँ। ठीक है, मैं अपना एक आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। ये आर्टिकल जी आ सर। गया। ठीक है। ये आपने माने मिसाल के तौर पे ये आर्टिकल डाउनलोड किया। जी। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया। एचएससी ना हर साल अपडेट होती रहती है, मतलब कोई जर्नल ऐसा होगा जो पहले एचएससी रिकनाइज होगा, बाद में रिकनाइज नहीं नहीं होगा। होगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि पहले उसकी कैटेगरी कुछ और हो, बाद में उसकी कैटेगरी कुछ और हो जाए। चेंज हो गई है। हर साल जी। उसकी वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है। हर साल। सही। हर साल कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे तो स्टेटस चेंज होता है। जैसे क्रिकेट की टीम्स की रैंकिंग चेंज होती रहती है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। यही चक्कर जर्नल्स के साथ होता रहता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? हेलो? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जी 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 जी। ठीक है। तो अब जी सर। जैसे ये तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंप्यूटर एनालिसिस। एक काम करते हैं, एक आसान आर्टिकल ढूंढता हूँ जो कि हमने पढ़ा हुआ है। तो
ताकि मैं अपना एक दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जी इस सर। आर्टिकल में डिपेंडेंट डिपेंडेंट है तो आपको समझ में ज्यादा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। जी सर। आप माने कि ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू में, कब पब्लिश हुआ था? 2016 2016 में। में। अब मजे की बात है, जब ये पब्लिश हुआ था ना तो ये एक्स कैटेगरी में था, ठीक है। सही। अब ठीक है। 2023 में ये वाई में आ गया है, तो क्या ख्याल है, अपग्रेड हुआ है या नीचे गया है? पहले एक्स एक्स में था, बाय में आ गया तो और नीचे चला गया ना। हाँ, नीचे चला गया, ठीक है। अब देखते जी। हैं पाकिस्तान, नाम क्या था? पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू, ठीक है। बिजनेस रेवेन्यू ये जी। मिल गया मुझे यहाँ पर, फाइन जर्नल। अब देखें ये जर्नल का है, पाकिस्तानी जर्नल है, ठीक है। और हम्म। वाई कैटेगरी में आजकल है। जब ये 2016 में पब्लिश हुआ था तब ये था उसका एक्स कैटेगरी में था, ठीक है। जी ये सर। कंटिन्यू ऊपर नीचे होता रहता है। जी सर। अच्छा, ये जर्नल है सीबीएम का। यहाँ पे अगर हम इसको सर्च करेंगे ना, जनरल बिजनेस सर्च को गूगल पे जाके, याद है हमें हम उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे, फिर वेबसाइट पे जी जाके सर। देखेंगे ताकि हमें बाकी डिटेल पता चले। पाकिस्तान बिजनेस रिव्यू, जी सर। तो ये देखें, ये आईओबीएम की वेबसाइट पे ले गए, ये सीबीएम का जर्नल है, ठीक है। जी सर। अब सवाल ये होता है, ये आर्टिकल आपने ओपन कर लिया। अब जब आपने ये आर्टिकल डाउनलोड किया ना, तो वो आपसे कहेगा, अच्छा आपको पता है एक एडिशन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल होते हैं, राइट। जी सर। अब आपने अपना आर्टिकल ढूंढना है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नंबर देगा, आपको एडिशन नंबर देगा। वॉल्यूम नंबर एडिशन नंबर का मतलब क्या हुआ, ये डिस्कस करते हैं हम लोग, कि वॉल्यूम जी नंबर का सर। मतलब क्या है और एडिशन नंबर का मतलब क्या है। जी सर। हाँ, अब जैसे मैं फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इस आर्टिकल को मैंने साइट किया है, ठीक है। रफीक साहब का आर्टिकल है, ठीक है। ये सही पब्लिश है। हुआ है जर्नल ऑफ सर्विस मार्केटिंग में, डन। जी। किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 2000 में। 2000। इसका वॉल्यूम नंबर है 14। मतलब उसकी एज क्या है इसकी? 14 साल। एक सेकंड, ये 2020 में। 2020 में आर्टिकल 2000। पब्लिश हुआ, 2020 में इसकी एज होगी 14 साल। इसका 14 मतलब साल पहली 2020 दफा में। 1986 में निकला होगा। जी सर। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो 2023 तक इसकी एज कितनी हो गई होगी? 23 साल और जोड़ दें, 37 साल का हो गया होगा। जी। जी सर। तो वॉल्यूम नंबर क्या बताता है? जनरल की एज, राइट। सही। अब मिसाल के तौर पे जहां तक मुझे याद है, इसका वॉल्यूम नंबर देखना पड़ेगा कहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टॉप पे कहीं होना चाहिए था वैसे। मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। वेबसाइट पे आके देखते हैं। ये आ गया पीबीआर होम, ठीक है। करंट इश्यूज, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। देखिए 2012 से आया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 2016 में इसका वॉल्यूम नंबर 6 निकला होगा, डन। जी। वैसे मेंशन किया होता वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5। अच्छा, जब मैं 2016 में जाऊंगा, अब ये ना देखें, ये वॉल्यूम 18 है, सॉरी। जी सर। अब पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर एक साल में वो 4 दफा निकला है, ठीक है, जी सर। तो मेरा आर्टिकल कहाँ पब्लिश हुआ ये पता कैसे चलेगा? मतलब वो क्वार्टरली है, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। जी तो सर। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इशू नंबर। क्या डिस्कस किया जाता है? इशू नंबर। इशू नंबर। तो आप कहेंगे मेरा वॉल्यूम नंबर 16 में हुआ, इशू नंबर 2 में हुआ, ये बात समझ में आ गई? जी। तो अगर वो क्वार्टरली हुआ तो मैं कौन सा इशू खरीदूंगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा खरीदूंगा, डन। जी सर। और अगर वो मंथली हुआ तो साल में कितने इशू आएंगे? 12। 12। और अगर बाय एनुअली हुआ तो? अगर बाय एनुअली हुआ तो फिर 2। 2। अच्छा, उस आर्टिकल के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल होंगे, उस जर्नल के अंदर भी काफी सारे आर्टिकल होंगे। अब ये देखें, अब जैसे मैंने जी जर्नल खोला तो पहला आर्टिकल जियाउल्लाह साहब का है, दूसरा आर्टिकल मेरा है, मतलब उस्मान अली वराय साहब का है, तीसरा बिलाल नसीर का है, चौथा उस्मान असलम का। ये मल्टीपल आर्टिकल है, तो मुझे फिर जी पेज सर। नंबर भी बताने पड़ेंगे ना। जी सर, रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ, फिर मैं कहूँगा पेज नंबर
552 से जी 565 तक, जैसे जी न्यूज़पेपर में सर। होता है। माने आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश होगा, आपने कहा मेरा आर्टिकल पब्लिश हाँ है, तो आपको जी बताना सर। पड़ेगा न्यूज़पेपर का नाम ये है, इस तारीख को पब्लिश हुआ है, फला पेज नंबर पे है, फला कॉलम में है, बताएंगे ना। जी सर। अगर आप किसी को न्यूज़पेपर का नाम ना बताएं तो क्या वो ढूंढ पाएगा? नहीं सर। इसी तरह हमें यहाँ पे जर्नल का नाम बताना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप न्यूज़पेपर की डेट ना बताएं तो क्या वो ढूंढ पाएगा? नहीं। नहीं सर। तो इसी तरह हमें जर्नल का वॉल्यूम नंबर बताना पड़ता है, हमें पब्लिकेशन ईयर बताना पड़ता है। डन। फिर सही हमें जी बताना बिल्कुल। पड़ता है कौन से एडिशन में पब्लिश हुआ है। ठीक है। फिर हमें जी बताना सर। पड़ेगा पेज नंबर कौन सा है, ताकि उसको ढूंढना ना पड़े। क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। तो आपको वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, ये लॉजिक समझ में आ गई सारी की सारी? जी 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 ठीक है। बिल्कुल। अब इसकी, ये हमने इतना कुछ डिस्कस क्यों किया, इसकी लॉजिक समझते हैं। अब जब मैंने रेफरेंसेस में कुछ आर्टिकल यूज किए तो मैं देखता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब ये देखें, ये जो आर्टिकल है लिंक्स का, ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है? 2000। 2005 में। इसके, 2005। ठीक है, इसके जी आर्टिकल का नाम था मेजरिंग इंटरनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। डन। किस जर्नल में जी। पब्लिश हुआ है? ये आ रहा है सर। जर्नल ऑफ ये सर्विस रिसर्च, ये जर्नल नेम दिया हुआ है। जी ठीक है। जी। उसका वॉल्यूम नंबर कौन सा है? 7। ठीक है। 7। जी एडिशन नंबर 3 है, और 3 पेज जी 90 से लेकर 305 तक है। जी। ये 3 एडिशन है। ये मैं आपको, जब हम एपीआई फॉर्मेट पढ़ेंगे, मंडले पढ़ेंगे, तो उसमें ये तमाम जी चीजें डिस्कस करेंगे कि किस चीज को कैसे सही है। रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। जी 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 इसकी ठीक है। वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये जैसे, सही है। मैं अभी दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट आके। इसकी मैंने बिजनेस ट्रेड्स हो गया, रिसर्च, ये रिसर्च मैथड की जो प्लेलिस्ट है ना, मैं दिखाता हूँ हम्म। जरा। इसके अंदर ये तमाम वीडियोस हैं। एक सेकंड। ये ऐड खत्म हो जाए। ठीक है। अब ये राइट हैंड पे वीडियो जी देख रहे हैं आप? जी सर। इसके अंदर देखा, हमने वेरिएबल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सब पढ़ लिया था। ठीक है। हमने डिपेंडेंट सही। इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, इसकी भी वीडियो है। जी जी। ठीक है? ये इसके अंदर ये इस मीडिएटिंग, लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने पेज मीडिएटिंग, का, यूट्यूब ठीक है, पेज का। मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग, थ्योरेटिकल मॉडल, तमाम चीजें हैं। ठीक है। जी सर। तकरीबन 65 लेक्चर्स हैं पूरे रिसर्च मैथड से रिलेटेड। इसमें ये सही है। देखें, ये लिखा है साइटेशन और कोटेशन। ये तकरीबन 2 घंटे की हम्म। वीडियो है। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है साइटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, रेफरेंसेस क्या सही। होता है, दो रेफरेंसेस में सिलेक्शन कैसे करना है। फिर एक वेबसाइट है जी गूगल जी स्कॉलर, इसमें ये सिखाया गया है कि आर्टिकल डाउनलोड कैसे करने हैं, अगर कोई पेड आर्टिकल है उसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर सही। फ्रेंडली, इसका काम है साइटेशन देना। समझ रहे हैं? इसके अंदर जी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ साइटेशन कैसे देनी है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, एपीए फॉर्मेट क्या होता है, शिकागो क्या होता है। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, मेंडले पार्ट 1, सही मेंडले पार्ट 2। डन। सही 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 सही। इसके अंदर हम तमाम सीखेंगे कि वॉल्यूम नंबर कैसे लिखना है, एडिशन नंबर कैसे लिखना है, तमाम सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहे होते हैं। ये तमाम डिस्कशन इसके हम्म। अंदर cover हो जाएगी। क्लियर है? जी जी चलें। जी सर। अभी हमने डिस्कस कर लिया हर जर्नल की वॉल्यूम होता है, एडिशन होता है, पेज नंबर होता है। डन। पेज नंबर होता है जी। आप जब भी किसी जर्नल की रिक्वायरमेंट देख, अच्छा कोई, एक काम करते हैं, गूगल स्कॉलर पे दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे ओपन करता हूँ गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर के ऊपर पूरी मेरी वीडियो बनी हुई है कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है। इसके अंदर हम आर्टिकल सर्च जी करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आर्टिकल सर्च करता हूँ एम्प्लॉय मोटिवेशन पे। ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे एक आर्टिकल। अब माने मुझे ये आर्टिकल चाहिए। अब इस आर्टिकल जी के सर। साइटेशन देखते हैं। देखें आर्टिकल लिखा किसने है, फुलर ने लिखा हुआ है। आर्टिकल का नाम क्या है, उसकी डिटेल, तमाम डिटेल यहाँ जी पे मिल जाएगी। ठीक है। जी सर बिल्कुल सर अगर बिल्कुल। मैं साइट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, आर्टिकल लिखा किसने है, ESKSS ने लिखा हुआ, गुरमैन ने लिखा हुआ है। आर्टिकल का नाम कब पब्लिश हुआ? 2014 में। आर्टिकल का जी नाम सर। क्या है? व्हाट डू वी रियली नो अबाउट द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक है। जर्नल कौन सा है? हम्म। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये 25 क्या होगा? वॉल्यूम नंबर है। ये इसकी वॉल्यूम एज नंबर है, जी। और ये इसका जी एडिशन होगा। ठीक है। और ये पेज जी नंबर। सर। डन। जी सर।
अच्छा, एज ज्यादा होने का मतलब है जर्नल अच्छा है, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर 2 नंबर जर्नल होते तो वो बंद हो जाते हैं ना। जी जी जी। मिसाल के तौर पर माने एक कंपनी है, वो कहते हैं कि सिंस 1950, सिंस 1960, वो ये शो करते हैं कि हम 70 साल से मार्केट में है, तो मतलब हम लोग अच्छे हैं तभी मार्केट में है ना, वरना हजारों जी सर। ब्रांड आए, हजारों ब्रांड चले गए, राइट। जी सर। तो बहुत सारे जर्नल आते हैं, बहुत सारे जर्नल चले जाते हैं, तो जब हम आर्टिकल पब्लिश करवाने जाते हैं तो हम ये देखते हैं इसकी एज क्या है, कितने सालों से आ रहा है। जो नए नए जर्नल सही। होते हैं, चांसेस होते हैं कभी भी बंद हो सकते हैं, वो जी फ्रॉड जी हो जी जी सकता है। जी जी। तो ये वॉल्यूम जितना नंबर ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा होगा। ऑथेंटिक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है, तो फिर क्लियर होगी लॉजिक। जी सर। चलें, आप बस एक मोटा मोटा ये देख लें कि वो HJRS के अंदर होना चाहिए, क्योंकि HEC की रिक्वायरमेंट ये होती है, वो HEC रिकॉग्नाइज करती नहीं जब तक उसके 2-3 वॉल्यूम पहले निकले ना हो। जी सर तो ये बिल्कुल। सारी टेंशन अब HEC को दे दें, अगर वो HEC की लिस्ट में आ गया तो बस आप हम्म। आपके लिए वो ओके हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक। जी सर। तो हमने ये एडिशन नंबर, पेज नंबर, ये सारी बहस भी क्लियर कर ली। जी सर। आगे चलें, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जी सर। अच्छा, ये जो गूगल स्कॉलर था ना, अभी ये ओपन हुआ, तो जी चलो सर। इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जी सर। हालांकि इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं फिर भी अभी डिस्कस कर लेता हूँ। इस वेबसाइट का नाम क्या है? गूगल है ना? जी सर। आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। अब जी मैं सर। मोहम्मद आमिर लिख के अगर एंटर कर दूं, तो मोहम्मद आमिर जी से सर। रिलेटेड जितनी वेबसाइट है ये सब मुझे दिखाएगा। जी सर। अगर मैं इमेजेस पे डबल। क्लिक कर दूं, तो अब ये जी मोहम्मद सर। आमिर की इमेजेस दिखाएगा। जी सर। अगर मैं न्यूज़ पे क्लिक कर दूं तो न्यूज़ दिखाएगा। जी सर। वीडियोस पे क्या दिखाएगा? वीडियोस दिखाएगा। तो टेक्निकली जो पहली थी वो थी गूगल वेब, दूसरी थी गूगल जी सर। इमेजेस, तीसरा है गूगल न्यूज़, चौथा है गूगल वीडियोस, पांचवा क्या है? जी। ये गूगल बुक्स। मोर। गूगल बुक्स है बुक्स। ना? हाँ तो एक बुक्स काम जी। करें, सबसे पहले गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर। प्रोडक्ट का नाम क्या है? गूगल स्कॉलर। जी। आप पहले गूगल स्कॉलर पे आ जाए। गूगल और गूगल स्कॉलर में फर्क है, ये बात समझ में आ गई। जी सर। अब आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिसर्च आर्टिकल दिया करेगा। सही। समझ गए? अब आप कोई किसी जी। भी टॉपिक का नाम बताएं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। स्ट्रेटेजी मार्केटिंग। आपने कहा स्ट्रेटेजिक। अब देखें, मैनेजमेंट का था, मार्केटिंग का था, मार्केटिंग लिख देता हूँ, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। मार्केटिंग। अब जैसे ही एंटर करूंगा ना, तो देखें स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के तमाम आर्टिकल इसने देना शुरू कर दी। डन। सही। जी जी अच्छा, जी जी। ये अब मतलब ये आर्टिकल कब का पब्लिश है? 2000। 2006। ये कब का? 2005 का। ठीक है, दो ये हजार 2000। का जी। अब इसके ऊपर मैं 2000। वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इसको यूज करना सिखाया हुआ है। मिसाल के तौर पे देखें, राइट हैंड पे PDF बना हुआ है, जी सर। तो मतलब ये आर्टिकल फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, सही। इसके राइट हैंड पे PDF बना हुआ है? जी सर। नहीं बना हुआ। एक सेकेंड ये ये ऊपर। सेकंड, देखें ये सेकंड आर्टिकल, अच्छा थर्ड हाँ आर्टिकल, इसके आगे। इनके जी कुछ इसके के आगे साथ में PDF बना हुआ, कुछ के PDF नहीं बना हुआ, राइट। कुछ क्या नहीं है जी बिल्कुल। तो जिनके आगे नहीं बना हुआ वो पेड है, जिनके आगे बना हुआ वो फ्री है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। सही जी जी अब जी इस बिल्कुल। कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। माने आपने एक आर्टिकल एक जर्नल में भेजा, वो पब्लिश करेगा तो उसकी एक पब्लिकेशन फीस होगी, क्लियर। जी। जी सर। कुछ जर्नल की पब्लिकेशन फीस होती है, कुछ जर्नल की पब्लिकेशन फीस नहीं होती। वो सही अच्छा, है। इनकी फीसें 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख तक होती है। ठीक है। सही 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 अगर सही। आप कहते, अच्छा, कुछ जर्नल की पॉलिसी होती है कि वो आपको दोनों ऑप्शन देते हैं कि आपने फीस देनी है, फीस नहीं देनी। अगर आप लोग सही। फीस दे देंगे, राइट, तो वो आपका जी। आर्टिकल फ्री रख देंगे, कोई भी बंदा इसको डाउनलोड कर सकता है। बात समझ में आ गई? जी जी जी। इसका फायदा ये है कि आपकी रिसर्च मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, मैक्सिमम लोग उसको डाउनलोड करेंगे, मैक्सिमम लोग आपको साइट करेंगे, आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन जी अगर आप जी मुझसे सर। कहेंगे कि हम आपको पैसे नहीं देते, तो वो फिर सही आपका आर्टिकल पेड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? सही। जी अब सर। कोई खरीदेगा तो वो यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं यूज कर सकेगा। इसका जी प्रॉब्लम जी ये जी। हो जाता है कि बहुत कम लोग खरीदेंगे, हो सकता है कोई भी ना खरीदे। तो जब कोई जी खरीदेगा सर। नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड नहीं होगा तो साइट नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल। जी सर। ये बात जी समझ में आ सर। गई। जी अब सर। सवाल ये उठता है कि जो भी गूगल स्कॉलर की वीडियो है ना, उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन सिखाए हुए हैं, मतलब बहुत सही। डिटेल में। अब मिसाल
ये आर्टिकल 2006 का, ये 2005 का है। आपका सुपरवाइजर कहता है कि मुझे रीसेंट आर्टिकल चाहिए, मुझे पुराने आर्टिकल। नहीं तो चाहिए। यहाँ पे हम कस्टम रेंज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिख दूंगा 2020 और यहाँ पे लिख दूंगा 2023। अब इसी रेंज के आर्टिकल आएंगे, समझ रहे हैं? अब ये देखें, जी ये सर। 2020 का है, ये भी 2020 का है, ये 2022 का है, ये 22 का। 2021 का है। जी ठीक सर। है। उस वीडियो में फिर मैंने ये भी सिखाया कि जो पेड आर्टिकल है उसको फ्री में डाउनलोड कैसे करना है। हम्म। ये बात समझ रहे? जी सर। वो पूरी एक आधे एक घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर गूगल स्कॉलर वो फिर अलग से वो वीडियो देख लेंगे। अभी हम वो डिस्कस नहीं करते वरना रिपीटिशन हो जाएगी, क्योंकि जी जब जी हम वो सर। लेक्चर करेंगे तो वो गूगल स्कॉलर पे अलग से पूरा लेक्चर है, जिसके अंदर गूगल हम्म। स्कॉलर के हम ट्रिक्स सिखाते हैं कि कीवर्ड कैसे डालना है, सर्चिंग कैसे करनी है, और किन सही किन सही। बातों का ख्याल रखना होता है। ठीक है। जी सर। जी सर। तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पेड आर्टिकल है उसको फ्री में डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, एक बात हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर ली कि पेड आर्टिकल भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर बिल्कुल। जनरल से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस कर लें। सर काफी नहीं है आज के लिए इतनी। अभी टॉपिक शुरू हुआ हुआ है तो तमाम बातें डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको क्लोज करें। तो जी जी ठीक है। ठीक है। जी जनरल का सर। एक एडिटर होगा, एडिटर बिल्कुल सर। न्यूज़पेपर का एडिटर होता है ना, जी सर बिल्कुल। ऐसे जनरल का भी क्या होगा, एक एडिटर होगा, राइट? एडिटर। जी सर। उनका एक पूरा एडिटोरियल बोर्ड होगा। ठीक है। सही। जी अभी सर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अभी हमने सीवीएम खोला था, क्या खोला हुआ था, चेक करते हैं इनका। ठीक है। पीवीआर पे जी जाते हैं, तो उन्होंने बताया होगा ये हमारे एडिटर है, ये हमारा एडिटोरियल बोर्ड है, ये पूरी डिटेल दी होगी, ये देख रहे हैं। जी। अब जी ये सर देखिए, बिल्कुल। एडिटोरियल बोर्ड के बारे में सब बताया हुआ है जी कि सर। ये चीफ एडिटर शुजात साहब है, एडिटर ये है, मैनेजिंग एडिटर ये है, एसोसिएट एडिटर ये है, तमाम डिटेल दी। जी सर। ठीक है। एडिटोरियल स्टाफ भी दिया हुआ है, बहुत डिटेल्स दी हुई है। डन। जी सर। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिव्यूअर। क्या कहते हैं? रिव्यूअर। रिव्यूअर। रिव्यूअर कौन होता है? जो इसको रिव्यू करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सीबीएम में एक आर्टिकल पब्लिश करवाया, अब वो जी लोग सर। ये चेक करेंगे कि क्या आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए, आर्टिकल पब्लिश नहीं होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो जिससे वो चेक करवाएंगे उसको कहेंगे रिव्यूअर। रिव्यूअर। ठीक है। वो जी बताएगा सर। आर्टिकल काबिल है, पब्लिश किया जा सकता है, पब्लिश किया। नहीं जा सकता। जाहिर बात है वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। जी सर ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। जिस तरह से हमने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करवाई थी तो वो पहले 2-3 दफा रिव्यू हुई थी। हाँ। सुमित अब से बस ये मिस्टेक्स समझ लें, निकली जब थी आप न्यूज़पेपर फाइनल में बाद में। आर्टिकल बेचते हैं तो रिव्यू करने के बाद ही छापेंगे ना, ऐसे तो नहीं छाप देंगे। जी सर बिल्कुल सर। तो एक होते हैं रिव्यूअर बोर्ड। अच्छा, अब आपने सुना होगा डबल रिव्यू, ट्रिपल रिव्यू। डबल रिव्यू ट्रिपल रिव्यू का मतलब ये है, डबल रिव्यू का मतलब है उस आपके दो रिव्यूअर होंगे। ठीक है। सही। जी सर। ट्रिपल रिव्यू का मतलब क्या है? 3 दफा होगा। अच्छा, अब एक होता है ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब क्या है? जब आप आर्टिकल यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे ना, तो वो करेंगे क्या, आपका नाम छुपा देंगे, आपका नाम, एसोसिएशन सब छुपा के रिव्यूअर को भेजेंगे। ये बात समझ में आती है? जी ताकि सर। कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े, कोई ताल्लुका यूज ना कर सके, जी 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 जी। और फेयर काम बिल्कुल हो रहा हो, इससे कहते हैं ब्लाइंड रिव्यू। बात समझ रहे हैं? सही है। तो जी अच्छी सर। सी क्राइटेरिया ये है, वो अच्छी सी रिकॉग्नाइज जर्नल तब करते हैं जब जर्नल की पॉलिसी हो, वो आर्टिकल को रिव्यू कराए, वो भी ब्लाइंड रिव्यू करवाए। ये बात क्लियर हो गई? सही। जी सर। अभी आर्टिकल रिकॉग्नाइज करने के बहुत सारे क्राइटेरिया, उसमें से एक क्राइटेरिया डबल ब्लाइंड रिव्यू, के कम से कम दो लोगों ने उसको क्या किया हो, रिव्यू किया हो। रिव्यू किया हो। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई कल को मेरा एक रिसर्च जर्नल निकालने का प्लान है, तो आपको रिव्यूअर जी रखने पड़ेंगे, आपको उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ढूंढने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल। ताकि उनके जर्नल में जो भी बंदा आर्टिकल एक्सेप्ट भेजे तो वो आप उसको रिव्यू करके भेज दें। ये समझ में आ गया आपको? जी जी सर। जी सर। है ना? मुझे अभी रिसेंटली आर्टिकल आया हुआ रिव्यू करने के लिए। ठीक है। एक जी जर्नल के सर। एडिटर उसने मुझे आर्टिकल भेजा है कि भाई ये आर्टिकल रिव्यू करके भेजे। अब जितने भी सही फैकल्टी है। मेंबर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनकी सीवी इंप्रूव होती है इस तरह। अब जैसे मैंने अपनी हम्म। सीवी में ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो इंटरनेशनल जर्नल है, जो डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल है, मैं उनका रिव्यूअर हूँ। तो इससे मेरी सही सीवी है। में बेनिफिट होता है कि भाई जी। उसमें ये बेसिकली सामने जिसको मैं अपनी सीवी भेजूंगा वो कहेगा यार ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा तभी तो रिव्यूअर बना। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। फिर जी डिपेंड सर। करता है कि आप किस जर्नल के रिव्यूअर है, किस कैटेगरी के जर्नल के रिव्यूअर है। ये बात समझ रहे हैं? तो जी जितने भी सर बिल्कुल। पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं, एकेडमिक्स वाले होते हैं, उनके लिए चीजें बड़ी मैटर करती है।
कि वो किस जी सर। जर्नल के बोर्ड पे बैठे हुए हैं। क्लियर होगी लॉजिक? जी बिल्कुल। तो आप जहां भी आर्टिकल भेजेंगे तो रिव्यूअर से रिव्यू कराएंगे। अच्छा, उसमें पॉइंट, ये सारी बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब वो आपको शीट भेजेगा ना, तो वो आपसे कहेगा हम्म। ये पहले रिव्यूअर की शीट है, ये दूसरे रिव्यूअर की शीट है। समझ रहे हैं? जी सर। तो उसमें गलतियां लिखी होगी कि इसमें ये फला फला गलतियां हैं। क्लियर हो रही है लॉजिक? जी सर। तो आप जब तमाम गलतियां, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। हम्म। ठीक है, जी सर। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। अब जैसे, नहीं खैर ये अनएथिकल हो जाएगा क्योंकि जाहिर पता वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो हमें हाँ अपना बिल्कुल। नाम शो करना नहीं पड़ता। अब जैसे ये जी इंटरनेशनल सर। जर्नल है, इसमें एक चाइनीज का आर्टिकल था, तो मैंने इसके जी ऊपर, मैं चाहता आपको रिव्यूज दिखाऊं कि मैंने इसको क्या क्या रिव्यूज भेजे। ठीक है, जी। अब जी सर। बेसिकली ये लंदन का जर्नल है और एक चाइनीज आदमी ने आर्टिकल सबमिट किया था, तो मुझे रिव्यू करना था, तो मैंने एक पूरी शीट बना के भेजी कि भाई ये तमाम गलतियां आपके आर्टिकल के अंदर, तो ये करेक्ट करेंगे तो सही। पब्लिश हो सकता है। तो जब आप किसी जर्नल सही। का आर्टिकल सबमिट करेंगे तो आपको भी इस तरह की रिव्यू शीट मिलेगी। ठीक है, सही है। क्या इस आर्टिकल का कोई दूसरा रिव्यूअर भी होगा? जाहिर बात उसने भी भेजा होगा। जी सर। ये बात क्लियर हो गई? तो वो दोनों जी की, सर। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है, हम कहते हैं रिजेक्ट, कि भाई आपका आर्टिकल इस काबिल ही नहीं है कि पब्लिश हो सके। कि पब्लिश किया जाए, जी बिल्कुल। दूसरा क्या होगा? एक्सेप्ट विद करेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? सही। जी मतलब सर। क्या है? एक्सेप्टेबल तो है लेकिन इसमें करेक्शन की जरूरत है। हाँ, तो अगर आप करेक्शन करके भेज देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से अल्लाह रिजेक्ट। हाफिज। और तीसरा जी सर। पॉसिबल ये मैं कहूँ एज इट इज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है। जी सर। अच्छा, जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसमें भी कैटेगरीज बन जाती है, जैसे एक्सेप्ट हम्म। विद मेजर करेक्शंस। ठीक है, फिर सर। जी सर। एक्सेप्ट विद माइनर करेक्शन। इसके अंदर फर्दर दो तीन कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, जी सर। जी यही सर। काम फिर थीसिस में होता है। जब एमफिल और पीएचडी का थीसिस आता है ना, तो उसको रिव्यू जी करना सर। होता है, तब भी ये होता है कि आपने थीसिस को सर। एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो मेजर करेक्शन के साथ करना है, माइनर करेक्शन के साथ करना है, कैसे करना है। क्लियर हो गया? जी जी। जी सर। तो आपको ये रिव्यूअर की लॉजिक समझ में आ गई? आ गई सर। तो आप जब आर्टिकल भेजेंगे तो एडिटर क्या करेगा, दो रिव्यूअर्स को भेजेगा। ठीक है, जी सर। और रिव्यूअर्स जी फिर सर। आपको कमेंट शीट भेजेंगे, वो आपको भेजा जाएगा, आपसे कहा जाएगा ये करेक्शन है, इसको करके भेज दें, तो हम आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपने करेक्शन नहीं अदर। किया तो हमारी तरफ से रिजेक्ट हो जी। गया। ठीक है, जी सर बिल्कुल। तो आपको ये एडिटोरियल बोर्ड वाला मसला, रिव्यूअर वाला मसला, ये सारे मसले क्लियर हो गए? समझ आ गई जी सर। अभी मैं सीबीएम की साइट में देखता हूँ, रिव्यूअर्स को देखें, उन्होंने रिव्यूअर्स को मेंशन नहीं किया, उसकी वजह क्या है? कि फिर लोग अपना डायरेक्ट रिव्यू इन्फ्लुएंस यूज करेंगे, लोग उन रिव्यूअर्स को कांटेक्ट करेंगे ना फिर। सोर्स इस्तेमाल करते हैं, अपने हाँ, सोर्स रेफरेंस करेंगे, जिन ढूंढते जिन हैं। रिव्यूअर्स का नाम लिखा उन सबको कांटेक्ट करेंगे कि मैंने एक आर्टिकल जी भेजा सर। था, तुम्हें तो नहीं मिला, तुम्हें तो नहीं मिला। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जी शायद सर। उन्होंने इसमें हाइड किया हो। जी सर। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है जी। ये पूरी फील्ड, पूरी इंडस्ट्री समझ में आ गई? जी बिल्कुल सर। इसी तरह जब आप लोग अपना आर्टिकल बनाएं अपनी सीवी के अंदर, तो उसमें मेंशन करें कि डब्ल्यू कैटेगरी वाले कौन से हैं, वाई कैटेगरी वाले कौन से हैं, जी कैटेगरी वाले कौन से हैं। ये जितने भी पीएचडीज जी होते जी हैं ना, जी। तो नॉर्मली ये चीजें जरूर मेंशन करते हैं कि हमारे कॉन्फ्रेंस के सर। आर्टिकल कौन से हैं, हमारे जर्नल के आर्टिकल कौन से हैं, हमारे डब्ल्यू कैटेगरी के कौन से हैं, एक्स कैटेगरी के कौन से हैं। ये बात समझ में आती है आपको? जी जी सर बिल्कुल। मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपनी सीवी में भी सब मेंशन किया हुआ है कि भाई ये मेरी डब्ल्यू कैटेगरी वाले, ये मेरे वाई कैटेगरी वाले हैं। इसका बायो फायदा कैटेगरी ये जब वाले। सामने वाला देखेगा तो उसको ढूंढना ना पड़े। जी सर। उसको ये ना देखना, डॉक्यूमेंट सीवी डेट 15 में। जी, अब ये देखें मैंने इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, पूरी हेडिंग। ये तो टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया ना, इसे छोड़े। जी सर। इसमें हमें एक वो बनाना पड़ता है, सेक्शन रिसर्च, रिसर्च पब्लिकेशन। ये दिख रही है आपको हेडिंग? जी सर। तो मैंने यहाँ पे अलग से सब हेडिंग बनाई हुई है कि ये वो सारे आर्टिकल है जो कि डब्ल्यू कैटेगरी में पब्लिश है। ठीक है, उसके नीचे फिर जी मैं एक सर। heading बनाऊंगा, ये सारे वो आर्टिकल है जो कि एक्स कैटेगरी में पब्लिश है, ये वो सारे आर्टिकल के वाई कैटेगरी में पब्लिश है। ये बात समझ रहे हैं? तो जी सारी सर। हेडिंग वाइज होना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो इसको इंटरनेशनल और लोकल अलग अलग कर सकते हैं। जी सर। जैसे आप ये कह सारे सकते हैं, आपके आर्टिकल्स हाँ हैं। ये सारे मेरे जो मैंने मतलब जो मेरे पब्लिश है।
तो आप इंटरनेशनल जी की सर। कैटेगरीज अलग कर दें, लोकल की कैटेगरीज अलग कर दें, फिर आप कॉन्फ्रेंस की जी कैटेगरीज अलग कर दें, समझ रहे हैं? इसका जी सर। बेनिफिट ये हो जाता है आपको कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज में रहना है तो यही सब कुछ मैटर करता है कि आपकी जी पब्लिकेशंस कितनी है, किन जर्नल्स में जी पब्लिकेशंस है, ठीक है? जी सर। प्रमोशन का क्राइटेरिया ये है, इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया ये है। इन शॉर्ट, अगर आपने एमफिल पीएचडी करना है तो आपको रिसर्चेस की नॉलेज होनी चाहिए, जर्नल्स की नॉलेज होनी चाहिए, पब्लिकेशंस की जी नॉलेज सर। होनी चाहिए, सारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि रिसर्चर तो अब तब है ना जब आप आर्टिकल्स बनाना जानते हो, आर्टिकल पब्लिश करना जानते हो। ये क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। जी अब सर। जैसे एचईसी की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम 15 आर्टिकल पब्लिश करने हैं। सही। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 10 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, समझ रहे हैं? अगर सर। आपका जी टीचिंग सर। 40 साल का है लेकिन आपके 15 आर्टिकल पब्लिश नहीं है, तब भी आप जी सर। प्रोफेसर नहीं बन सकते, एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ठीक है? जी सर। जी आपके ईयर्स भी पूरे होने चाहिए, पब्लिकेशन भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे अभी 2023 है। हेलो? हेलो? जी 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 तो जी इसमें जी सर। एचईसी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी दोनों शर्तें पूरी हो, पब्लिकेशन की जी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ईयर्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ठीक है? अब सही जैसे मैं सही। अभी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ठीक है? अब जो जी सर। 15 आर्टिकल्स वाली रिक्वायरमेंट है मेरी पूरी है, लेकिन मसला ये मेरे 15 साल पूरे नहीं हुए। ओके। मुझे अभी जी जी टीचिंग जी। करते हुए 13 साल हुए, ठीक है? तो सही। पब्लिकेशन माशाल्लाह मेरी 30+ है, लेकिन पॉइंट ये जब जी। साल पूरे नहीं होंगे ना, तब तक रिक्वायरमेंट हम्म। पूरी नहीं है। जी सर बिल्कुल। एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट होती है आपके 10 साल का एक्सपीरियंस हो और 10 से ज्यादा हम्म। पब्लिकेशन हो। जी जी तो सही। जैसे ही 15 साल कंप्लीट होंगे तो फिर अच्छी सी ये देखेगा कि इसके आर्टिकल पूरे हैं या नहीं है। जैसे ही आर्टिकल पूरे हम्म। होंगे तो अच्छा, मजे की बात है, अगर आप आर्टिकल नहीं करते तो आप पूरी जिंदगी फिर लेक्चरर रहेंगे। बात समझ रहे हैं? जी सर। जी आप फिर सर। अपडेट नहीं हो सकते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे, एसोसिएट नहीं बनेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे। तो जी सर। एकेडमिक्स में रहने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके पास डिग्री भी हो पीएचडी की और आपकी जी पब्लिकेशन सर। भी हो। क्योंकि आप जी पब्लिकेशन नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा जब तक जी सर। आपकी पब्लिकेशन ना बने। तो ये जनरल जी का सर। पब्लिकेशन का पूरा बिजनेस समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल। मैंने बिजनेस का वर्ड यहाँ पे यूज किया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वर्ड थोड़ा नेगेटिव लगे, लेकिन जी कोई सर। वजह है जिसकी वजह से मैंने बिजनेस का वर्ड यूज किया है, ठीक है? सही भी। जी सर। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, थोड़ी देर में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर क्लियर है बस वो बाकी लिंक उसका मैं आपसे शेयर कर जो है देता हूँ। ग्रुप का। ठीक। हाँ वो ठीक है। आप शेयर कर दीजिए तो हम ओके। भी देख ओके। लेते हैं। ओके, अल्लाह ठीक। हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज़।